स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारा नया सीआरपीसी है और जो हमारा पुराना सीआरपीसी है, तो जो नया सीआरपीसी है वो कितने बड़े-बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है और जो हमारा नया सीआरपीसी है और उसके अंदर क्या-क्या मेजर चेंजेस हैं जो हमारे पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ के सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ी एक घटना क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा कंपैरिजन अपना नया सीआरपीसी और ओल्ड सीआरपीसी को कंपेयर करते हुए आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। अगर आप कोई जुडिशियरी एग्जाम्स की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लॉ से रिलेटेड आपका पेपर है और एक आम नागरिक क्यों ना हो, आपको अगर इंटरेस्ट है कानून के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात यहां पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारा ये नया सीआरपीसी है, नया आईपीसी है और नया एविडेंस एक्ट है, इसको जो है ना बनाने से पहले एक कमेटी का गठन करा गया था। उस कमेटी का नाम था रणबीर सिंह कमेटी। तो इन कमेटी ने 2020 के अंदर अपना ये कामकाज करने के लिए कि हम नया सीआरपीसी, नया आईपीसी और नया एविडेंस लेकर आएंगे, इसके ऊपर अपना कामकाज चालू कर दिया था और 2023 में बिल बनकर रेडी हो गए। अभी जो है लोकसभा के अंदर ये बिल को इंट्रोड्यूस करा गया है फर्स्ट रीडिंग के तौर पे। इतनी सी बात समझ में आ जाती है। और अगर मैं पुराना सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं तो उसको जो है बनाया गया था मलिमत कमेटी के द्वारा। फिर इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स करने के लिए एक जस्टिस वर्मा पटेल जो कमेटी थी, इनका भी गठन करा गया था। फिर इसके बाद अब नया सीआरपीसी के लिए हमने रणबीर सिंह कमेटी के बारे में बात करी है। अब इस बिल के अंदर आपको थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर जो है ना बोला गया है कि भाई एक बारी अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो जो है एक्यूज को साथ में विक्टिम को एफआईआर की कॉपी जो है 14 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। एक बारी जब एक्यूज को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर एक्यूज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट और विक्टिम को तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, ताकि एक्यूज अपने केस को डिफेंड करने के लिए अपने केस में प्रोसिक्यूट करेगा। एक तो ये चेंज हम मान सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और चेंज आया है कि जीरो एफआईआर के ऊपर अब यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी लोगों को अपना ऑफर के बारे में मिस आउट हो गए हैं या पता नहीं लगा था या फिर लेट पता लगा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी एक सेल इंडिपेंडेंस डे की निकाली थी, वो सेल मैंने आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू कर रखी है। बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि सर जो ये सेल है आप दोबारा लेकर आई है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सेल दोबारा लेकर आया हूं। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त तक आप लोग पर्टिकुलर 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट केवल और केवल 349 रुपीज के अंदर अवेल कर सकते हो मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। और एक बहुत बड़ी जरूरी खबर मैं आपको एक और बता देता हूं कि मैं अपना इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा नए सिलेबस के साथ में, ओल्ड सिलेबस के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अपना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जूनियर लीगल ऑफिसर की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये मेरा नया बैच चालू होने वाला है जेएलओ का। 19 अगस्त हमारा शाम को 6 बजे हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर अप करवाया जाएगा। नोट्स आपको मिले जाएंगे, मेंस की तैयारी होगी, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हुआ करेंगे। और मेंस के जो मैं आपको तैयारी की बात कर रहा हूं ना, तो वो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे और जो हमारे लेटेस्ट केस लॉज होते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट आपको कराया करूंगा टाइमली बेसिस के ऊपर। तो अभी तक आपने अगर ये ऑफर को अवेल नहीं करा है तो इस ऑफर को अभी के अभी अवेल कर लीजिए। फायदा बहुत लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कराने के लिए इशू करा है, तो आप लोग अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा एंड इस ऑफर को अवेल करिएगा। कि अगर जीरो एफआईआर का पहले भी एक कॉन्सेप्ट होता था कि मान लेते हैं कि अपराध हुआ है दिल्ली में, एफआईआर दर्ज करा रहे हो गुजरात में, तो जो गुजरात पुलिस होती थी वो आपकी पर्टिकुलर कंप्लेंट को एफआईआर के रूप में दर्ज तो करती थी, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर, क्योंकि गुजरात के जुरिडिक्शन में तो अपराध हुआ नहीं है, दिल्ली के जुरिडिक्शन में अपराध हुआ है, तो गुजरात पुलिस आके दिल्ली में तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकती है। तो गुजरात पुलिस जो है जहां पर अपराध हुआ है, दिल्ली के जिस भी कोने में अपराध हुआ है, उस कोने के जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है वहां पर वो एफआईआर भेज देती थी। अब यहां पर जो है अपने नए सीआरपीसी के अंदर, जिसको हम अपना नए बिल के नाम हम जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, तो इसके अंदर बोल दिया गया कि भाई जो जीरो एफआईआर है तो वो दर्ज करना मैंडेटरी होगा और विद इन द कंसर्न्ड टाइम पीरियड, 15 दिन का अप्रॉक्स टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी जीरो एफआईआर जिस भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है वो पुलिस थाने की ड्यूटी होगी कि वो कंसर्न जहां पे जुरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन होगा, जहां पे अपराध हुआ है, उनको सेंड मैंडेटरी है, करेगी टाइम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो एक और चेंज लाया गया है कि अक्यूज को जो एग्जामिन करा जाएगा
कोर्ट के द्वारा अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सम्मन जो है ट्रायल के दौरान जो भी भेजे जाएंगे, वारंट भेजे जाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का इस्तेमाल करके भेजे जाएंगे, साथ में इन पर्सन भी भेजे जाएंगे। और जो समरी ट्रायल होता है उसका भी यहाँ पे जो है अपना गठन करा गया है कि भाई अब समरी ट्रायल ना मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो हमारे लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं और जो हमारे पेटी ऑफेंसेस होते हैं उनका तो भाई समरी ट्रायल में हम केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो करेंगे। अब इसके अंदर एक और बात करी गई है कि भाई बहुत ज्यादा ना अब यूज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बात करी गई है कि जितने भी हमारे ट्रायल्स होंगे, अपील की प्रोसीडिंग्स होंगी, एविडेंस अगर रिकॉर्ड करना होगा तो, और पब्लिक सर्वेंट से कुछ कामकाज करना होगा, पुलिस ऑफिसर से कुछ कामकाज करना होगा, तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की मदद से किया जाएगा, ये मैंडेटरी होगा। समन, ट्रायल, डॉक्यूमेंट, पुलिस रिपोर्ट वगैरह वगैरह ये तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की मदद से ही फाइल करी जाएंगी, रिकॉर्ड करी जाएंगी, सेंड करी जाएंगी। और जो भी कोई पुलिस को हमें मतलब कोर्ट को अगर पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो इलेक्ट्रॉनिकली वो भेज सकते हैं। और अगर कोई भी सर्च करना है और कोई भी प्रॉपर्टी को जब्त करना है तो वो जो है क्राइम सीन के दौरान और कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वहां पे फोरेंसिक एक्सपर्ट का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ऑडियो और वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है कि अगर कोई भी पुलिस वाले किसी के यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे, कुछ सीज कर रहे होंगे तो उसका ऑडियो से और वीडियोग्राफी से इस्तेमाल करना अनिवार्य है, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। और EFIR का भी यहाँ पे बहुत बड़ा चलन कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो है EFIR का यहाँ पे चलन को हमें प्रमोट करना है। और पुलिस ऑफिसर को जो है ऑफिशियली जब कोई एक्यूज को अरेस्ट करा जाता है तो यहाँ पे एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक पुलिस वाला हर एक स्टेशन के अंदर बिठाएंगे, जिसकी ये ड्यूटी होगी कि जो भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो उसके घर वालों को मोबाइल के जरिए, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करे कि भैया हमने आपके बंदे को अरेस्ट करा है। साथ में वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उनके घर जाके भी इन्फॉर्म करेगा। ये भी बता दिया, जैसे कुछ ऐसे हालात हो गए जहाँ पे इन पर्सन नहीं जा सकते हैं तो फोन वन करके, SMS के जरिए, इन सब इलेक्ट्रॉनिक मेथड का भी इस्तेमाल करके इन्फॉर्म किया जा सकता है। हैंडकफ, मतलब अब जो है यहाँ पे नए वाले CRPC में बोल दिया गया है कि अब हथकड़ियां भी पहनाई जाएगी अपराधी को कि जो हैबिचुअल रिपीटेड ऑफेंडर है और या फिर जो अपनी कस्टडी तोड़कर भाग चुका है, या जो टेररिस्ट जैसे, ड्रग्स जैसे, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स जैसे अपराधों में इन्वॉल्व है, मर्डर के अपराध में इन्वॉल्व है, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिट करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये जितने बड़े बड़े अपराध हैं इनमें अगर कोई भी अपराधी होगा तो उसको हथकड़ियां पहनाई जाएंगी पकड़ने के बाद में। अब इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति अरेस्ट करा जाएगा तो मतलब वो व्यक्ति को अरेस्ट करने की अगर कोई बात आएगी तो यहाँ पे DSP की परमिशन लेना जरूरी है। अगर अपराध 3 साल से कम पनिशेबल होगा तो वहां पे अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो पुलिस को अगर कोई शक है, सस्पेक्ट है, तो उस केस में अरेस्ट जब भी करा जाएगा जब DSP की परमिशन मिल जाएगी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इतनी बात क्लियर हो जाती है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 से 7 साल के अपराध को अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उन पर्टिकुलर केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना अनिवार्य है और 14 दिन के अंदर अंदर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर पुलिस वाला ड्यूटी अपना डिसीजन लेगा कि भाई FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी बात आ जाती है। और अगर जो है मान लेते हैं कि कोई अपराधी है जिसकी अपनी पर्टिकुलर अपील वगैरह सब डिस्पोज ऑफ हो गई है, फिर उसके बाद अपना अधिकार होता है ना मर्सी पिटीशन फाइल करने का, पहला होता है गवर्नर को, तो 60 दिन के अंदर अंदर मर्सी पिटीशन वो फाइल कर सकता है। एक बार मर्सी पिटीशन गवर्नर वाली डिसमिस हो गई फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन लगाई जा सकती है 120 दिन के अंदर अंदर, ये भी बात आपको आ जाती है। अब आपको पता होगा कि कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कोई आर्मी का बंदा है या कोई सरकारी पोस्ट पे है, कोई बड़ा दिग्गज व्यक्ति है, तो उसको पर्टिकुलर केस चलाने के लिए उनके ऊपर यहाँ पे सरकार से परमिशन लेना, सैंक्शन लेना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो सैंक्शन है वो 120 दिन के अंदर अंदर जब रिक्वेस्ट आती है सरकार को अपना सैंक्शन देने का जो डिसीजन है वो देना पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी कोई जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं और ट्रैफिकिंग वाले मुद्दे होते हैं, इनमें अगर कोई सरकारी ऑफिसर या कुछ भी इन्वॉल्व होता है ना कोई अपराधी बनके, तो यहाँ पर जो है सरकार की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा लो उसे, सीधा FIR दर्ज करके सीधा जेल में डाल दो उसे, बात खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जो है जैसे कि बहुत बड़ा जो हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, या सारे धर्मों का अगर मान लेते कोई भी अपने अपने डिजायर्ड टाइम पीरियड के अंदर अपना रैली निकल रही है, ठीक है, या प्रोसेशन निकल रहा है, अब उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास अधिकार नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर उस प्रोसेशन को, उस पर्टिकुलर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ में गन
या कोई भी आर्म्स वेपन अपने साथ में रखेंगे, ऐसा अलाउड उनको बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी अधिकार आया है। और यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है इसने अपराध करा है, ऐसा कोर्ट को लग रहा है, बट करा है नहीं करा डजंट मैटर, और कोर्ट को लगता है कि इसको अरेस्ट करना भी अभी जरूरी नहीं है, तो कोर्ट ऐसे टाइम पे ऑर्डर कर सकता है कि एक्स नाम के व्यक्ति तुम अपना सिग्नेचर, अपना जो भी फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह ये चीज जमा कराओ, ताकि जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो ये भी एक अधिकार नया जोड़ा गया है। और यहाँ पे अब मुद्दे की बात आती है कि भाई ये बहुत बड़ा घातक क्या रोल प्ले हो सकता है अगर ये बिल हमारे आ गए हमारे देश के अंदर। सबसे पहली बात ये जो है ना, पर्टिकुलर हमारा जो पुराना सीआरपीसी है इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए हैं। अगर मैं बात करूं अपने नए सीआरपीसी के कंपैरिजन में, भाई सबसे बड़ा चेंज तो यही देख लो ना, हर जगह पे यहाँ पे टाइम पीरियड लगा दिया गया है, इतने टाइम पीरियड में काम काज करना ही करना है, इतने टाइम पीरियड के अंदर ये काम कंप्लीट होना ही होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये मेरे हिसाब से बेकार बात नहीं है, अच्छी बात है। बट यहां पर ना एक दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे डीले बहुत आसानी से होगा प्रोसीजर। पहले अगर केस 10 दिन में पूरा हो रहा है तो वो केस अब 50 दिन में पूरा होगा। ये टाइम पीरियड लगाने के बाद में ये इश्यू ज्यादा आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब तक कोर्ट पे डरना नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे जो है केस आएगा नहीं। तो इस केस में अब टाइम पीरियड इतना ज्यादा बढ़िया दे दिया, मतलब ज्यादा ज्यादा दे दिया, आखिरी टाइम पे ही लोग अपना कामकाज पूरा करेंगे, फिर कोर्ट में ग्राउंड लगा देंगे एक्सक्यूज का, बस फिर टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये हो सकता है। और यहाँ पे जो एक और अपने हमने पढ़ा था ना, डीएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा डिले वाली बात है। अगर कोई सब्सटेंस जरूरी एविडेंस मिल रहा है, अब पहले मैं वो एविडेंस इकट्ठा करने की बजाय पहले मैं जाऊंगा डीएसपी के घर पे कि डीएसपी साहब प्लीज मेरे को जो है इंक्वायरी करने का परमिशन दे दीजिए, क्योंकि एक सबूत पड़ा हुआ है। इतनी देर में परमिशन लेके आया, वो सबूत गायब, वो सबूत डिस्ट्रॉयड। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात आ गई है जो हमारे को नए सीआरपीसी के अंदर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अलाउ करा जा रहा है कि भाई वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ट्रायल चालू हो जाने के बाद में। तो यार ये तो और भी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा ट्रायल, कि ट्रायल अब खत्म ही कब होगा। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती थी ना कि पुलिस के ऊपर, कि पुलिस जो है पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगी, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट अपनी कोर्ट में जमा कराएगी, कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेंगे, तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं अब इन्वेस्टिगेशन करने का। एक बार हो गई तो हो गई, बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अलाउ कर दिया गया है। अब इससे जो ट्रायल, अब एक पुलिस रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद ट्रायल चालू हुआ, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर एक और पुलिस रिपोर्ट आएगी, फिर ट्रायल दोबारा डिले हो जाएगा, ये बात आ जाएगी। और यहाँ पे जब भी हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे जो एक्यूज व्यक्ति होंगे, जो इतने बड़े बड़े घातक अपराध जिन्होंने करे हैं, उनको जो है हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, तो इससे तो एक तरीके से उनका फंडामेंटल राइट भी वायलेट होगा। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे हमारे जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट्स भी दिए थे कि कोई भी अपराधी को हम यहाँ पे हथकड़ियां पहना के अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजन ला दिया गया है। और यहाँ पे जो है एक क्लैरिटी भी नहीं दी गई है। जैसे सेक्शन नंबर 484 है, उसके अंदर बोला है कि कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है। अरे भाई क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है, कौन से अपराध में कर सकती है, कौन से अपराध में नहीं कर सकती है, और इसके पीछे का कोई सफिशिएंट ग्राउंड कौन सा होगा जहां पे कोर्ट जो है पर्टिकुलर बेल ग्रांट करेगी या नहीं करेगी, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बेल के प्रोविजन में बात करूं तो मेरे हिसाब से तो ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में रेफर के लिए जाएगा, रेफरेंस के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना रेफरेंस डिसाइड करने के बाद में गाइडलाइंस सेफगार्ड्स सेट करेगा कि कब यहाँ पे बेल दी जा सकती है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में नहीं दी जा सकती है वगैरह वगैरह। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते 3 या 4 या 5 साल तो भी रुक के चलो, अगर बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है ट्रांजिस्ट बेल के रिगार्डिंग भी कोई भी तरह का प्रोविजन नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है यार। ये तो ट्रांजिस्ट बेल तो इतनी ज्यादा जरूरी चीज है आज के टाइम में कि पूछो मत। इसके रिगार्डिंग भी कोई भी तरह का पर्टिकुलर प्रोविजन एड ऑन नहीं करा गया है। तो मेरे मुताबिक पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पूरे के पूरे बिल के अंदर जो जो चेंजेस मोटे मोटे लाए गए हैं, और फिर मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव बता दिया, ताकि आप लोग पूरे के पूरे दोनों चेंजेस को कंपैरिजन कर सको और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सको। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको रेलेवेंट लगते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इररेलेवेंट लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।